हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक जरकन, आई एम सी स्टूडेंट। तो देखो, आपको ना लॉ में जब आप थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपको चीज़ों को बहुत समराइज़ करना पड़ेगा, चाहे वो लॉ हो, चाहे एसएम हो, चाहे ऑडिट हो, एनीथिंग। जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हो तो चीज़ों को समराइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप 1.5 दिन में रिवाइज़ कर पाओगे। वरना अभी आप जितना भी पढ़ लो, अगर आप 1.5 दिन में उसको रिवाइज़ नहीं कर पाए तो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ। पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप उसको 1.5 दिन में रिवाइज़ कर पाओ। अब वो आप कैसे कर पाओगे? जब से सबसे पहले तो वो टीचर को चुनो जिसका नोट समराइज्ड है। जैसे शुभम सिंघल सर को मैं क्यों रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि उनका नोट्स बहुत समराइज्ड है। मैंने उन्हीं को लिया था और मेरा रीज़न ऑफ चूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि मेरे को बाद में तो चला वो अच्छा भी पढ़ाता है, बट फर्स्ट मैंने उनको इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि उनका नोट्स बहुत समराइज था। पर देखो, उनका नोट्स बहुत समराइज था, बट फिर भी बुकिश लैंग्वेज को रिवाइज करना इज़ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू योर ओन लैंग्वेज। तो बुकिश लैंग्वेज को जो है पढ़ना या मतलब बुकिश लैंग्वेज को रिकॉल करना, रिकलेक्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप अपने कंपैरिजन में आप देखो तो जब आप खुद के वर्ड्स में लिखते हो, आप खुद चार्ट्स बनाते हो, तो उसको पढ़ने में कितना ज़्यादा आसानी होता है ना। बहुत ज़्यादा आसानी होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने वर्ड्स मतलब अपने हिसाब से लिखो। जैसे मैंने अपना चार्ट्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसमें, मतलब मैं अपना नोट्स दिखाऊंगी कुछ एक दो ठो सेक्शंस का। तो उसको आप एक बार देखना और आप एक बार बुक को खोल के देखना साइमल्टेनियसली, और देखना कि आपको कौन सा ईजी लगता है पढ़ने में एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समराइज़ करना है तो आप इसलिए अभी से ट्राई करो थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाने का। बाद में जब फर्स्ट रिविजन करोगे तब बन ही जाएगा सारा, बट अभी से ट्राई करो कि आप थोड़ा थोड़ा करते चलो। ठीक है, क्योंकि मेरे में ये वाला हुआ था गलती, मैंने फर्स्ट रिविजन में सारे नोट्स को समराइज़ किया था, सबको वो किया था। तो आप ऐसा मत करना, आप अभी से स्टार्ट करो। और उसके बाद ये वाला होता है ना कि दीदी जैसे कि हम क्या करें, कैसे नोट्स बनाए, हमें समझ नहीं आता। तो नोट्स का मतलब होता है ना कि आप कीवर्ड्स को लिखो, कीवर्ड्स लिखो, क्योंकि बाकी नॉर्मल इंग्लिश आप खुद ज्वाइन कर सकते हो ना, द, और फिर उसके बाद बाकी चीज़, दीज, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, ये सब लगा सकते हो ना। ये सब थोड़ी रटना है आपको सिर्फ कीवर्ड्स को रटना है। एओए कब अमेंड होता है, सीजी का अप्रूवल चाहिए रहता है नहीं, कितना डेज में चाहिए रहता है, पब्लिक टू प्राइवेट होता है, ये सब चीज़ आपको करना है। तो आप ये सब चीज़ को लिखो, एरोज वगैरह लगाओ। ठीक है, और उस हिसाब से लिखो, शॉर्ट फॉर्म्स डालो, इतना शॉर्ट फॉर्म्स डालो कि आप उसको समझ सको। आप दूसरों के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो, आप खुद के लिए बना रहे हो, तो बहुत आराम से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो। पर वो शॉर्ट फॉर्म आप समझ जाओ, अगस्त तक भी आप समझ जाओ, एग्ज़ाम से पहले भी समझ जाओ, ऐसे ही लिखना। ठीक है, अगर भूल जाओगे तो वहीं बगल में लिख लेना उसका फुल फॉर्म भी। ठीक है, तो मैं अब आपको अपना नोट्स सिखाती हूँ, आप उस हिसाब से देखो कि आपको किस हिसाब से बनाना है, और आप भी अपना नोट्स बनाओ कि आपको बहुत आसानी होगा। जैसे कोई सेक्शंस बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे कि सेक्शन 48 था, 49 था, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो सब सेक्शंस का आप नोट्स बनाओ। जैसे सेक्शन 20 मेरे को डिफिकल्ट लगा था, उसका नोट्स बना हुआ था। तो आप इस हिसाब से नोट्स बनाना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस हिसाब से नोट्स बनाया था। इस हिसाब से नोट्स बना सकते हो। ये मेरे नोट्स है, ये सेक्शन 14 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स का है। आप देखो इसके अंदर कितना ज़्यादा एरोज यूज़ हुआ है। AOA ऑल्टर, SR मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑल्टर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो आप देखो सारा कीवर्ड्स लिखा हुआ है। इंक्लूड्स करता है कन्वर्शन प्राइवेट टू पब्लिक में या फिर पब्लिक टू प्राइवेट में, अप्रूवल ऑफ CG बाय एप्लीकेशन। ठीक है, इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, देखो सब चीज़ लिखा हुआ है, बाय एप्लीकेशन, प्रिस्क्राइब फॉर्म। उसके बाद प्राइवेट कंपनी ऑल्टर कब कर सकता है आर्टिकल, सिर्फ कीवर्ड्स लिखा हुआ है, मतलब जो सेंटेंसेस है वो भी है। और कंपनी फाइल करेगा ROC कितना दिन में, 15 दिन में। एवरी ऑल्टरेशन ऑफ AOA, मतलब क्या क्या फाइल करेगा, सारा ऑल्टरेशन फाइल करेगा AOA का। अप्रूवल CG का फाइल करेगा, और प्रिंटेड कॉपी फाइल करेगा ऑल्टर्ड आर्टिकल का। ठीक है, फिर देखो नीचे ये भी लिखा हुआ है, ऑल्टरेशन कब वैलिड है, जब ओरिजिनली आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट अगर होगा तो कंपनी लाइबल होगा पेनल्टी का 1000 फॉर एवरी कंपनी। ठीक है, ये देखो ये सब लिखा हुआ है। अब एक और दिखा रही हूँ, ये एक्सेप्शन है निधि कंपनी का। निधि कंपनी का डॉक्यूमेंट सर्व, सेक्शन 20 में शायद जो एक्सेप्शन है उसका, निधि कंपनी का डॉक्यूमेंट सर्व होगा ओनली ऑन मेंबर्स, देखो मोर देन 1000 इन फेस वैल्यू, 1% ऑफ USC विच एवर इज़ लोअर। WEL का मतलब क्या, विच एवर इज़ लोअर। और ये WEL इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि शुभम सिंघल और जो है वो WEH और WEL ही लिखते थे, तो मेरा आदत हो गया था। तो अब देखो इसमें भी सिर्फ कीवर्ड्स है, ओनली ऑन मेंबर्स हु होल्ड शेयर 1000 इन फेस वैल्यू, 1% ऑफ USC मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद देखो अदर शेयर होल्डर्स डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड बाय पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर। अब देखो एरोज का कितना यूज़ हुआ है, और एरो से ही सेंटेंस बना हुआ है। सर्कुलेटेड इन डिस्ट्रिक्ट वे निधि इज सिचुएटेड, देखो सारा छोटा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि आपको बस समझना है ना, आपको रिवाइज करना है। तो आप जितना शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हो पर आप उसको उस टाइम समझ जाओ उतना ही।
तो देखो डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट लिखा हुआ है बस, फिर सिचुएटेड का सिर्फ STUD लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सेम नोटिस ऑफ निधि, ठीक है। ये प्लस का मतलब एंड है इधर। अच्छा देखो और दिखाते हैं, ये सेक्शन 16 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। देखो इफ़ थ्रू इन एडवर्टेंस या फिर अदरवाइज अगर ऑन रिसर्च रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम its register option CG identical to nearly resembles the name of private existing company, it may direct to change name। ये देखो 3 मंथ्स जो है वो OR से होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। ये हाईलाइटेड है कि आप इसको जब आप पढ़ो तब आराम से देख सको। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर का होगा, मेड टू CG। देख लो आप किस हिसाब से लिखा हुआ है, ये कितना ईजी है। आप देखो ये अगर पढ़ोगे आप एग्ज़ाम से पहले तो ये कितना ईजी लग रहा है पढ़ने में, तो क्या बुकिश लैंग्वेज अगर पढ़ोगे तो वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने में। देखो ये आराम से बस सिर्फ कीवर्ड्स और एरोज से मार्क्ड है। ये इसको पढ़ने में 5 मिनट, इसको पढ़ने में 2 मिनट लगेगा। अब वहीं आप बुक के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, बुक यहाँ पे नहीं है, बट अगर आप बुक में यही सेक्शन 16 को देखोगे तो आपको उसको पढ़ने में लगेगा 5 मिनट, मतलब उस सबको रिकॉल वगैरह करने में। तो देखो ये कितना आसान हो जाता है। इस हिसाब से आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। और भी मेरे पास है, मैं आपको और दिखाती, जैसे एक ऑडिट एंड ऑडिटर्स का है मेरे पास, रुक जाइए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जैसे आप ये देखो ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स का है, ये था अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो आप देखो यहाँ पे कितने सिर्फ ये देखो एक टाइम स्टैम्प टाइप्स बना हुआ है, ये कितना आसान है इसको करना। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल CNAG 60 डेज, CNAG फेल्स टू अपॉइंट BOD नेक्स्ट 30 डेज, उसके बाद मेंबर्स एट 60 डेज। ये देखो ये कितना आसानी से किया हुआ है। एक और ये बाकी भी देखो यहाँ पे, जब अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी BOD ROC रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट 30 डेज फाइल करेगा, ठीक है। अब ये देखो ये फ्रॉड का है, फॉरवर्ड इज रिपोर्ट, ये देखो 15 दिन। ये देखो ये पूरा बस इतना ही, तो सिर्फ कीवर्ड्स है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये फ्रॉड का सेक्शन है, सिर्फ कीवर्ड्स है। ये सब भी देखो, ये सब भी था, ये सब है। ये सब रिटर्न प्रैक्टिस जो मैंने किया था मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये था प्रोविजन, ठीक है। ये होल्डिंग और सब्सिडरी का तो इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, तो ये सब्सिडरी था। फिर ये सब्सिडरी कितना बड़ा है, पहले सब्सिडरी का डेफिनेशन आया, फिर देखो प्रोवाइडेड एट आया, फिर साथ ये आया। इसमें राइटिंग इतना सुंदर है क्योंकि ये अच्छा से लिखा हुआ है। ये रफ में था, ये सिर्फ मेरे समझने के लिए था इसलिए इतना गंदा था। तो ये देखो आप, ये प्रोविजन है, फिर उसका ये आया, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर ये पूरा अच्छा से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखो फैक्ट्स ऑफ द केस आया, उसके बाद एनालिसिस आया, एंड फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आया। तो आपको भी इसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बनाओगे